हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता बीजी कॉलेज। आज अपन डिस्कस करेंगे त्रिज्या अनुपात। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था त्रिज्या अनुपात के बारे में, थोड़ा अपने डिस्कस किया और अलग अलग ज्यामिति के त्रिज्या अनुपात को अपन ने वहाँ पर देखा था। उन त्रिज्या अनुपातों की कैसे गणना करते हैं उसको अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने वहाँ पर भी देखा था कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है। त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात क्या होता है भाई? त्रिज्या अनुपात तो हमने बोलते हैं धनायन तथा ऋणायन का अपने पास क्या होता है, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होती है? धनायन तथा ऋणायन आपके पास जो होता है, धनायन तथा ऋणायनों का अनुपात अपने पास क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात कहलाता है, जिसे अपन ने वहां पर डिस्कस किया था। आर इक्वल टू धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, राइट। मतलब अपन लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस। त्रिज्या अनुपात क्या कहते हैं? तो अपन कह सकते हैं धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या को अनुपात ही अपने पास क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात कहलाता है। आर इक्वल टू अपने पास हो गया आर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात आर प्लस अपॉन आर माइनस, राइट। उसके बाद में यदि अपन डिस्कस करें दूसरा कि अब अपने पास त्रिकोणीय ज्यामिति के लिए, किसके लिए? त्रिकोणीय ज्यामिति के लिए अपन को क्या करना है? त्रिज्या अनुपात की क्या करनी है? गणना करनी है। किसके लिए? त्रिकोणीय ज्यामिति के लिए, ठीक है। अब त्रिकोणीय ज्यामिति क्या कब होती है? जब आपके पास एक अणु है और किन्हीं तीन विपरीत आवेशित अणुओं से घिरा हुआ होता है, तो अपने पास किसकी ज्यामिति होती है? त्रिकोणीय ज्यामिति होती है, जिसमें अपने पास समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? उसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि आपके पास एक आवेशित अणु 3 विपरीत आयनों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। एक आवेशित 3 विपरीत आयनों से घिरा हुआ होता है, तो इनका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? अपने पास त्रिज्या अनुपात कहलाता है, ठीक है। ये हो गया कि यहाँ से मैं लूँ तो ये आपके पास क्या हो गया? त्रिज्या अनुपात, जिसमें आपके पास एक हो गई धनायन की त्रिज्या और ये हो गई अपने पास ऋणायन की त्रिज्या। इसे तो क्या बोल देंगे अपन? ये जो बीच में आपके पास रिप्रेजेंट है ये तो हो गई धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, और ये माइनस अपने पास क्या हो गया? ऋणायन की त्रिज्या। एक तो क्या हो गया अपने पास? धनायन की त्रिज्या, और दूसरा क्या हो गया अपने पास? ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है। अब इस धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या को अपन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। यदि मैं त्रिकोणीय ज्यामिति की बात करूं तो त्रिकोणीय ज्यामिति अपने पास त्रिज्या अनुपात कितने से कितना होगा? जब आपके पास त्रिज्या अनुपात 0.115 से आपके पास क्या हो जाए? 0.225। जब आपके पास त्रिज्या अनुपात क्या होता है? 0.115 से आपके पास कितना होता है? 0.225 होता है, तो आपके पास क्या होता है? अपने पास त्रिकोणीय ज्यामिति का क्या होता है? फॉर्मेशन। अब इसको निकालना अपन को कि इस त्रिभुज की सहायता से, ट्राइंगल की सहायता से अपन इसके क्या कर रहे हैं? गणना कर रहे हैं कि क्या ये त्रिज्या अनुपात अपने पास होता है क्या, ठीक है भाई। तो यदि इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले उसमें से त्रिकोण को निकाल लेते हैं अपन बाहर। मान लीजिए आपके पास ये त्रिकोण है, यहाँ से यहाँ तक अपन बोल रहे हैं कि ये ए, ये बी, ये सी है, राइट। यहाँ पर अपने पास कोई ओ, अपने पास क्या है? धनायन की त्रिज्या, और ये अपने पास क्या है? तो अब इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग अपन निकालें तो अपन ये कह सकते हैं कि त्रिभुज आपके पास क्या है? BOP से
यदि अपन त्रिभुज BOP से देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि BO इक्वल टू अपने पास क्या हो गया R प्लस R माइनस, क्योंकि धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या। BO इक्वल टू R प्लस R माइनस, समीकरण नंबर 1। और आपके पास BO तो हो गया, और आपके पास BP इक्वल टू क्या हो गया, BP इक्वल टू अपने पास हो गया R माइनस, समीकरण नंबर 2। चूंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि आपके पास ये आपके पास जो त्रिकोण है वो किसका क्या है, हाफ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या अपने पास हाफ है। तो समबाहु त्रिभुज अपने पास कौन सा है, ABC। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC। तो अतः ABP इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 1/2 BOP। ABP इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा अपने पास BOP, सही है ना। ABP BOP इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ABP, ये होगा भाई। अब BOP को निकाले अपन, क्योंकि BOP इक्वल टू होगा 1/2 ABP। अपन ये जानते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अतः हाँ जी भाई, समबाहु त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना होगा अपने पास, अतः ABP इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। तो उपरोक्त समीकरण से क्या होगा अपने पास BOP इक्वल टू हो जाएगा 1/2 60 डिग्री, होगा नहीं होगा। BOP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 60 डिग्री। तो क्या आ रहा अपने पास 30 डिग्री, कितना डिग्री आ रहा अपने पास 30 डिग्री। क्लियर है, ओके। द समीकरण 3 से अपने पास ये डिस्कस कर रहे अपन, समीकरण ये 3 हो गया। 3 में अपन ने किया तो अपने पास BOP की कितनी आ गई 30 डिग्री का अपने पास आ गया। समीकरण नंबर 4। अब देखिए आप, यदि अपन यहाँ पर देखें समीकरण नंबर BOP में अपने पास कितना आ रहा है sin 30 आ रहा है। अतः BOP से कौन त्रिभुज BOP से अपन बात करें, त्रिभुज BOP से, ठीक है। BOP से अपन यदि बात करेंगे तो BOP में अपने पास क्या होगा OP अपॉन BP इक्वल टू अपने पास कितना है 30 डिग्री है ना। और 30 डिग्री में अपने पास क्या होगा sin 30 sin थीटा। तो sin थीटा का क्या जाएगा sin 30, क्योंकि अपन क्या जानते हैं P अपॉन H इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, ये अपन जानते हैं। तो BOP से अपने पास क्या हो रहा है OP अपॉन BP इक्वल टू क्या हो रहा है sin 30। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो अपन बोलते हैं sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है ना। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1/2, क्योंकि sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/2। अतः देखो OP की वैल्यू अपन को निकालनी है, BP की वैल्यू अपने पास है कितनी अपने पास R माइनस, BP की वैल्यू अपने पास क्या है R माइनस है, क्लियर है। और OP की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपके पास OP अपॉन OB, क्योंकि इधर देखो भाई OP अपॉन OB, अब समीकरण 1 से OB की वैल्यू कितनी है अपने पास R प्लस R माइनस। तो OP अपॉन
आर प्लस आर माइनस इक्वल टू साइन 30। ठीक है, अब ओपी को अपन इधर निकाल ले बाहर। तो OP इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 1/2 आर प्लस और आर माइनस, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करें पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ आप OBP में, OB का स्क्वायर BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अतः त्रिभुज OBP में OB का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ठीक है, OB की अपने पास वैल्यू क्या है R प्लस R माइनस का स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या अपने पास 1/2 R प्लस R माइनस और BP की क्या है R माइनस का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो R से ब्रेक हो जाएगा, ऊपर जाके अपने पास 1/2 कितने हो जाएगा अपने पास 3/4। ठीक है ना, तो R प्लस R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस R माइनस इक्वल टू 2√3 R माइनस 2√3 R माइनस। तो R प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस इक्वल टू 0.115। R प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.115 R माइनस। यह अपन लिख सकते हैं R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.115 किसके लिए त्रिकोणीय ज्यामिति के लिए। त्रिकोणीय ज्यामिति के लिए त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात। ठीक है भाई, कि त्रिकोणीय ज्यामिति के लिए आपको त्रिज्या अनुपात निकालना हो तो अपन आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने त्रिज्या अनुपात धनायन की गणना की, ऋणायन की गणना की। उसके बाद में ये अपने पास क्या होता है 0.115 से क्या होता है 0.225 तक अपने पास इसकी रेंज होती है। उसके बाद में अपन ने इसमें देखिए आप सबसे पहले अपने त्रिभुज देखा, इस त्रिभुज में अपन ने यहाँ से डिस्कस किया त्रिभुज BOP से BOP से BO की वैल्यू क्या है अपने पास R प्लस R माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, BP की वैल्यू क्या अपने पास R माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन जानते हैं क्या BOP इक्वल टू क्या होता है 1/2 ABP। BOP इक्वल टू क्या होगा BOP इक्वल टू होगा 1/2 ABP का क्या होगा हाफ होता है, क्योंकि अपन जानते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अतः ABP की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री होगी। तो BOP इक्वल टू क्या होगा 1/2 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। अब BOP में अपन जानते हैं ये अपन ने देखा है कि BOP इक्वल टू क्या OP अपॉन OB P अपॉन H इक्वल टू क्या होता है अपने पास। ठीक है, साइन थीटा। और तो OP अपॉन BP इक्वल टू क्या हो गया साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, तो साइन 30 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2। देखो समीकरण 1 में अपने OP इक्वल टू क्या हो गया R प्लस OB, क्योंकि यहाँ पर अपन जानते हैं क्या जाने समीकरण 1 से कि OB इक्वल टू क्या होता है अपने पास R प्लस और R माइनस धनायन की त्रिज्या अपॉन प्लस ऋणायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। क्लियर। इसके बाद में साइन थीटा
इससे अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से OP की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, OP की वैल्यू निकाल ली, राइट। जैसे आपके पास OP की वैल्यू निकल गई, अपन जानते हैं कि वही त्रिभुज OPB से, OPB में अपने पास पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाते हैं, OP का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर। अब देखो OB की वैल्यू भी अपने पास है, राइट, OB की वैल्यू भी अपने पास है, ठीक है, OP की वैल्यू अपने पास है समीकरण नंबर 5 और BP की वैल्यू अपने पास समीकरण नंबर 2। तो उन तीनों समीकरणों की यदि मैं वैल्यू लिखूं, कौन कौन से, इन तीनों की, जैसे r प्लस आर माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 r प्लस आर माइनस का स्क्वायर और r माइनस का स्क्वायर, ठीक है, धनायन प्लस ऋणायन की त्रिज्या, और यहाँ पर क्या हो गया, ऋणायन की त्रिज्या। अब यहाँ से अपन यदि बाहर निकले तो इसको सोल्व करें अपन, तो r प्लस आर माइनस इक्वल टू 2√3, 2 क्या हो रहा है अपने पास, 3 हो रहा है, क्लियर है, r माइनस, यहाँ से रेशियो निकाला अपन ने, r प्लस आर माइनस इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको जब सोल्व किया अपन ने तो अपने पास आंसर आ रहा है 0.115। यदि आपके पास किसी ज्यामिति की त्रिज्या, यदि किसी ज्यामिति की त्रिज्या 0.115 से 0.115 तक आती है तो आप ये कहेंगे कि वो ज्यामिति क्या है, त्रिकोणीय ज्यामिति है। लेकिन यदि उसकी ज्यामिति की त्रिज्या 0.115 से कम आती है, यदि त्रिज्या 0.115 से कम होती है तो वह रेखीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है, रेखीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तो वह रेखीय संरचना में क्या हो जाती है, अपने पास परिवर्तित हो जाती है। इस आधार पर अपन किसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, धनायन त्रिकोणीय ज्यामिति की त्रिज्या निकाली जा सकती है। अब जैसे त्रिकोणीय ज्यामिति अपने पास, वैसे अपने पास किसकी होती है, चतुष्फल की ज्यामिति होती है। कौन सी ज्यामिति होती है, चतुष्फल की, टेट्राहेड्रल। यदि टेट्राहेड्रल का त्रिज्यानुपात अपन बात करें तो उसका त्रिज्यानुपात अपने पास क्या होगा, 2:5 से अपने पास क्या होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका त्रिज्यानुपात क्या रहेगा अपने पास, 2:5 से अपने पास क्या होगा, जब त्रिज्यानुपात अपने पास कितना हो, जब त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 हो तो ज्यामिति क्या होती है अपने पास, तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। कौन सी ज्यामिति होती है अपने पास, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, ठीक है भाई। अब चतुष्फलक अपने पास क्या होता है, तो चतुष्फलक अपन घन में देख ले, ये आपके पास घन होता है, जिस तरह अपन ने ट्राइगोनल के लिए निकाला है उसी तरह अपन चतुष्फलक का भी क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। ये चतुष्फलक हो गया, इसके केंद्र में अपने पास क्या है, धनायन है, ये लो साहब, ठीक है। अब आपके पास चतुष्फलक बना लो, ये लो साहब, चतुष्फलक हो गया, ठीक है। अब चतुष्फलक के लिए अपन क्या निकालने हैं, चतुष्फलक के लिए अपन को धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सिमिलर उसी की तरह होगा जिस तरीके से अपन ने किसके लिए किया है, त्रिकोणीय ज्यामिति के लिए अपन ने किया है, ठीक है भाई, ओके। अब देखिए
कि यहाँ पे अपने पास क्या है, धनायन की त्रिज्या है और ये क्या अपने पास ऋणायन की त्रिज्या है। जैसे मैं कहूँ कि एक धनायन 4 ऋणायनों से घिरा हुआ है, तो अपन देख पास ये एक धनायन आपके पास बीचों बीच में है, ये रहा धनायन आपके पास, ये धनायन जिसे मैं O से डिनोट कर रहा हूँ, ये 4 ऋणायनों से घिरा हुआ है, 1 2 3 और 4। तो अपन यहाँ पर एक लंब डाल दें, ठीक है, तो आपके पास एक त्रिकोण बनेगा, नहीं बनेगा? और इसके आधार पर अपन इसकी त्रिज्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात की जा सकती है। जैसे मान लिया D, ये हो गया C, ये हो गया A, ये आपके पास हो गया E, A B C D E, ये आपके पास क्या हो गया F, और ये आपके पास क्या हो गया G। ठीक है, इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी धनायन की और ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, और जो कितनी आएगी अपने पास R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू क्या होगी 0.141। ठीक है, 414, 0.414 कितनी त्रिज्या आएगी अपने पास 0.414। रेडियस धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या अपने पास कितनी मिलेगी 0.414। ठीक है भाई, तो वही सेम कैलकुलेशन करेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, वही OB का स्क्वायर BP का स्क्वायर जो भी अपने पास ये होगा OP का स्क्वायर, पहले OD अपन निकालेंगे, OD अपने पास होगा R प्लस R माइनस, फिर अपन यदि DP की बात करें तो अपन R माइनस होगा। अब अपन को क्या निकालना है, OP निकालना है, तो OP निकालने के क्या करेंगे अपन, तो OP निकालने के लिए वही अपने पास, अब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, लेकिन इसकी क्या हो रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा देखोगे आप, उसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, तो 2PD अपने पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो PD की वैल्यू आपके पास OP की जो वैल्यू आएगी, OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1/√2PD, और PD की वैल्यू कितनी अपने पास R माइनस, और R माइनस को अपन सोल्व करके अपन जब उसमें निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो आसानी से इसका आंसर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ऐसे करके अपन धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे यदि अपन को राजस्थानी छुट्टी में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपके पास धनायन की त्रिज्या को बताइए क्या होती है धनायन की त्रिज्या और क्या होती है अपने पास ऋणायन की त्रिज्या। स्टूडेंट्स यहाँ से अपन डिस्कस करें तो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है वो अपने पास चलता है बोन हेबर समीकरण। ठीक है, या त्रिज्या अनुपात की सीमाओं की मैं बात करूं तो त्रिज्या अनुपात की सीमाएं जो होगी, ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर अपन इसके लिए कितना अनुपात लिया अपन ने 0.2215 से 0.415 के बीच में होगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि एक्चुअल टेट्राहेड्रल के लिए कितना होगा, TD के लिए कितना होगा, यदि TD के लिए इससे कम आता है, किससे 0.414 से कम होता है, 0.225 से 0.225 से 0.225 से, जैसे इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो कितना रहेगा अपने पास 0.225, वो 0.44 तो किसके चल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए चला जाएगा, जो अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में अपने पास क्या होता है, चारों तरफ अपने पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज में चारों होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे की ओर अपने पास क्या होंगे, विन्यासित होंगे। तो जब आपके पास R प्लस R माइनस का क्या होगा अपने पास 225 होगा, यदि 225 से कम है, 225 से कम है तो 225 से कम है तो ज्यामिति क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय हो जाएगी। ज्यामिति कैसी होने लग जाएगी, ज्यामिति त्रिकोणीय होने लग जाती है, त्रिकोणीय होगी, त्रिकोणीय होगी। लेकिन यदि आपके पास 0.225 से मैक्सिमम है लेकिन 0.414 से क्या है, मिनिमम है, क्योंकि 0.414 अपन किसका निकालेंगे, अष्टफलक के लिए। तो अपन एक वो भी देख लेते हैं कि जब त्रिज्या अनुपात अपने पास 0.414 से अपने पास कितने पे जा रहा हो, 0.313 पर 0.713 पर जा रहा हो। ठीक है भाई, कि जब त्रिज्या अनुपात आपके पास, जब त्रिज्या अनुपात आपके पास कहाँ से कहाँ हो, 0.414 से 0.732 हो, जब त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 हो। हाँ जी भाई, तो ज्यामिति कौन सी होगी, तो
ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। तो ज्यामिति अष्टफलकीय होगी और उसके लिए त्रिज्या अनुपात कितना होगा, r प्लस अपॉन r माइनस कितना आएगा अपने पास 0.414। ये कैलकुलेट करेंगे, वही सेम एज इट इज ऑक्टाहेड्रल के लिए। यदि अपन ऑक्टाहेड्रल के त्रिज्या अनुपात की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है अपने पास, ठीक है, ये तो सभी समान होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर, ये अपने पास धनायन की त्रिज्या होगी और ये क्या होगी अपने पास ऋणायन की त्रिज्या होगी। ये तो अपने पास होगा ऋणायन की त्रिज्या और ये अपने पास किसकी होगी, धनायन की त्रिज्या। ठीक है, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और डी ए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अपने पास अष्टफलक में होती है, बीच में धनायन की त्रिज्या है और बाकी अपने पास क्या है, ऋणायन की त्रिज्या प्रेजेंट है। ये होती है ऑक्टाहेड्रल। जब इसका अपन अनुपात निकालेंगे तो अपने पास क्या रहेगा, r प्लस r माइनस इक्वल टू कितना रहेगा 0.414 अपने पास क्या होगा, रिप्रेजेंट्स होगा। इसको भी आइडेंटिफाई इजीली जैसे अपन ने त्रिकोणी के लिए किया है वैसे अपने पास इसमें होगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी आपके पास है, उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, ए बी बराबर बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू ए डी, आपके पास क्या होगी 2r माइनस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कस किया जा सकता है। तो ओ ए की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, ओ ए यहाँ पर अपने पास ओ है बीचों बीच में, तो ओ से ए का पर जो अपन लंब डाल रहे हैं उसकी वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, अपने पास ये दम डालेंगे नहीं डालेंगे इन दोनों के बीच में, ओ और ए के बीच में, तो ओ और ए के बीच में, तो ओ ए की वैल्यू अपने पास है r प्लस और r माइनस, तो ए सी की वैल्यू अपन को दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना भाई, तो ए सी की वैल्यू अपने पास क्या रह जाएगी, तो ए सी में अपने पास क्या है r प्लस और r माइनस, तो ए सी की वैल्यू निकाल कर अपन पाइथागोरस थ्योरम में से क्या कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r प्लस और r माइनस। ठीक है, 2r प्लस और r माइनस, तो अब पाइथागोरस पर में से वही ए सी का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर ए सी की भी वैल्यू है बी सी की भी वैल्यू है, ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 2r प्लस r माइनस, और बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या है 2r माइनस r माइनस। इनको जब अपन लगाएंगे उसमें तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, r प्लस r माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.141। ऐसे करके अपन किसी भी ज्यामिति के लिए अपन त्रिज्या अनुपात की क्या कर सकते हैं, गणना की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास एक नया टॉपिक आता है कि त्रिज्या अनुपात की क्या क्या सीमाएं हो सकती है। यदि स्टूडेंट्स में त्रिज्या अनुपात की मैं बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं त्रिज्या अनुपात के लिए कि त्रिज्या अनुपात में डिपेंड करता है अपने पास उस यौगिक की त्रिज्या के ऊपर कि उस यौगिक की त्रिज्या अपने पास क्या होनी चाहिए, एकदम वेल कैलकुलेटेड होनी चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि त्रिज्या अनुपात में त्रुटि होगी तो उसका अपन सही तरीके से गणना नहीं की जा सकती। मतलब कि त्रिज्या अनुपात में अपन को ज्ञात करने के लिए आयनों की सही त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए कि आपके पास एक धनायन है तथा एक ऋणायन है, तो उन दोनों की त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, अपने पास सही से ज्ञात होनी चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, उसके त्रिज्या अनुपात की गणना की जा सकती है। ठीक है भाई, यह अपन ये कह सकते हैं। दूसरा अपने पास होता है आयनों की व्यवस्था, कि अपन ये कहते हैं कि आयनों की व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्थित होना चाहिए। आयन एक निबद्ध संकुचित, यदि कोई क्रिस्टल संरचना है तो उसमें आयंस की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। यदि आयंस की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तो भी अपन किसी आयनिक यौगिक के लिए उसकी त्रिज्या अनुपात आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तीसरा अपने पास होता है आयनों की प्रकृति, कि आपके पास आयनों की प्रकृति की मैं बात करूं कि आयनिक कठोर गोलों की भांति होते हैं, अतः पूर्णतः
प्रत्यास्थ होते हैं, मतलब गोलाकार आपके पास होनी चाहिए। प्रत्येक अपने पास उनकी अपने पास नेचर अपने पास क्या होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए, मतलब पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अपन उनसे आसानी से उनकी त्रिज्याओं की क्या की जा सके, गणना की जा सके। मतलब सबसे पहले तो अपने पास क्या बोला मैंने कि लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशंस तो अपने पास है कि उसकी आयनों की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सही व्यवस्थित होनी चाहिए, आयनों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि उनका सही तरीके से अपन उनकी क्या की जा सके, गणना की जा सके। ठीक है। और तीसरी व्यवस्था मैं आपको बोल रहा हूँ कि आयनों की प्रकृति, कि आयनों की नेचर्स भी उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। चौथा आपके पास होता है बंध की प्रकृति, कि ऐसे त्रिज्या अनुपात के नियम के अनुसार अपन ये मानते हैं कि आयनों में बंध की प्रकृति में कभी भी आयंस पूर्णतः आयनिक बंध नहीं होते हैं। आयंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, सह संयोजक बंध भी उपस्थित होते हैं। अतः पूर्णतः आयनिक बंध नहीं उपस्थित होते हैं, तो आयनों के बंध की प्रकृति भी आपके पास किसको, आयनिक त्रिज्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। और वो आयनिक बंध की प्रकृति के आधार पर अपन उसकी त्रिज्या की क्या कर सकते हैं, आसानी से गणना नहीं कर सकते, क्योंकि सह संयोजक बंध इसमें उपस्थित होता है। और सह संयोजक बंध की वजह से भी आपके पास आयनिक त्रिज्या क्या होती है, प्रभावित होती है। यहीं से अपन ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीटली यदि मैं कहूँ कि पूर्णतः आयनिक बंध आपके पास उपस्थित है, तो आयनिक बंध अपने पास उपस्थित नहीं है। ठीक है भाई, आयनिक बंध ज़्यादा हो सकता है, सह संयोजक बंध कम हो सकता है, लेकिन आयनिक बंध में सह संयोजक के बंध के क्या पाए जाते हैं, अपने पास गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे करके छोटा सा टॉपिक हुआ अपने पास त्रिज्या अनुपात। उसके बाद में अपन बात करते हैं जालक ऊर्जा या बॉर्न हैबर चक्र। जालक ऊर्जा या बॉर्न हैबर चक्र, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जालक ऊर्जा या अपन बोल सकते हैं बॉर्न हैबर चक्र। बॉर्न हैबर चक्र, जालक ऊर्जा व बॉर्न हैबर चक्र, लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हैबर साइकिल। सबसे पहले अपन यदि बात करें जालक ऊर्जा क्या होती है, तो अपन कह सकते हैं जालक ऊर्जा क्या होती है। तो जालक ऊर्जा एक किसी आयनिक क्रिस्टल को या एक मोल आयनिक क्रिस्टल को विभक्त करने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, अपने पास जालक ऊर्जा कहलाती है। या अपन ये कह सकते हैं कि बंध वियोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली, यदि आपके पास बंधों का क्या हो रहा है, अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है और फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप आपके पास कोई एनर्जी उत्पन्न होती है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, अपन जालक ऊर्जा कहते हैं, लैटिस एनर्जी। मतलब अपन कह सकते हैं किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है, अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं जालक ऊर्जा की। जालक ऊर्जा क्या होगी भाई, जालक ऊर्जा किसी आयनिक क्रिस्टल की किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है, जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है, किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अलग अलग गैसीय आयन द्वारा एक मोल क्रिस्टल निर्माण के दौरान निकलती है, जो अलग अलग गैसीय आयनों द्वारा जो अलग अलग गैसीय आयनों के द्वारा किसी क्रिस्टल के निर्माण के दौरान निकलती है। आयनों के द्वारा एक ठोस क्रिस्टल के निर्माण के दौरान निकलती है।
एक ठोस क्रिस्टल के निर्माण, एक ठोस क्रिस्टल के निर्माण के दौरान निकलती है। निकलती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आपके पास एक मोल ठोस क्रिस्टल निर्माण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा क्या है? तो अपन कहेंगे कि आपके पास एक मोल क्रिस्टल के दौरान, एक मोल ठोस क्रिस्टल के दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। या किसी आयन की क्रिस्टल जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अलग अलग गैसीय आयनों के द्वारा एक ठोस क्रिस्टल के निर्माण के दौरान निकलती है। यदि अलग अलग गैसीय आयन्स है अपने पास और उनके द्वारा अपन क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल सॉलिड्स का निर्माण कर रहे हैं, उस दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। इसे यू से प्रदर्शित, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। राइट, बताइए कोई दिक्कत है? इसे किसे प्रदर्शित करेंगे अपन? कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखो एक अपन अभिक्रिया देख लें जिसमें अपन ने क्या किया है? जालक ऊर्जा का क्या किया है? निर्माण किया है। ठीक है ना भाई, कि आपके पास एक एम मोल NX गैस अपने पास, एक एम मोल है, ये भी गैस स्टेट में, और ये अपने पास है NX मोल गैस है, ये भी कौन सी स्टेट में? गैस स्टेट में। MX का अपने पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है? MX सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कि एक M मोल है, 1 मोल, एक मोल आपके पास है M कोई कंपोनेंट है, गैसीय कंपोनेंट है, दूसरा भी अपने पास 1 मोल N मोल का गैसीय कंपोनेंट है। कौन से कितने मोल का? N मोल का गैसीय कंपोनेंट है। इनके दौरान अपने पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एक यौगिक का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस यौगिक के फॉर्मेशन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास? जालक ऊर्जा कहलाती है। इस यौगिक के निर्माण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास? जालक ऊर्जा कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि Na+ और Cl-, इन Na+ और Cl- इक्वल टू NaCl बना, और इस NaCl के दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है अपने पास? जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना भाई, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास एक NaCl है और NaCl के दौरान अपने पास क्या होती है? जालक ऊर्जा निकलती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा होता है तो क्रिस्टल के निर्माण के दौरान बहुत सारे आयन्स क्या होते हैं? जुड़ते रहते हैं, और उस आयन्स के जुड़ने से भी अपने पास ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है। वो जो ऊर्जा रिलीज होती है उसे भी अपन क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है भाई, कि जैसे जैसे अपने पास आयनिक क्रिस्टल बढ़ता है, मतलब आपके पास जैसे जैसे आयन्स जुड़ते जाते हैं, जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जालक ऊर्जा क्या होती है? तो जालक ऊर्जा की सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देख ली, उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा ज्ञात करने की अपने पास 2 विधि है। जालक ऊर्जा ज्ञात करने की कितनी विधि अपने पास? 2 विधि है। जालक ऊर्जा ज्ञात करने की, जालक ऊर्जा ज्ञात करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। निम्नलिखित जालक ऊर्जा ज्ञात करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। पहली विधि अपने पास क्या है? तो अपन कह सकते हैं जालक ऊर्जा का मान अपन एक तो क्या होती है? सैद्धांतिक अवधारणा, कि जिसके अपन के अकॉर्डिंग अपन सैद्धांतिक विधि, सैद्धांतिक विधि, और दूसरी विधि अपने पास है प्रायोगिक विधि। कौन सी विधि अपने पास? प्रायोगिक विधि। इन दोनों विधियों के द्वारा अपन किसी भी यौगिक की जालक ऊर्जा की क्या की जा सकती है? गणना की जा सकती है। ठीक है भाई, सबसे पहले यदि मैं कहूँ कि जालक ऊर्जा की गणना किसने की, तो बॉर्न व लैंडे ने की थी।
ठीक है। और बॉर्न एंड लैंडे ने अपने प्रायोगिक अवधारणा के आधार पर एक समीकरण दिया और उस समीकरण के आधार पर अपन ने क्या की, जालक ऊर्जा की क्या की, गणना की। तो सबसे पहले बॉर्न व लैंडे ने सैद्धांतिक, बॉर्न व लैंडे ने अपने समीकरण के आधार पर, किसके आधार पर, अपने समीकरण के आधार पर, समीकरण के आधार पर जालक ऊर्जा की गणना की, जालक ऊर्जा की गणना की। ठीक है भाई। तो सैद्धांतिक विधि के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो बॉर्न व लैंडे ने अपने प्रयोगों के द्वारा सैद्धांतिक समीकरण दिया और उस समीकरण का यूज करते हुए उन्होंने क्या किया, जालक ऊर्जा का क्या किया, अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सैद्धांतिक विधि और प्रायोगिक विधि, और इस विधि के द्वारा अपन जालक ऊर्जा की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।